नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप लोगों को इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो हम लोग डेली यहाँ पे बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड डेली यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रश्नों को। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि डेली मैं आप लोग को जो प्रश्न लाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि मेरे द्वारा जो फेज 1 और फेज 2 की जो तैयारी कराई गई है बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे जो मित्र साथी शिक्षकगण जो हैं सारे लोग क्वालिफाई किए हैं, इस बार सिलेक्शन लिए हैं। तो आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, और आप लोगों के पास जो भी ग्रुप होंगे उसमें इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग को मैं एक इस समय जो है बिहार शिक्षक एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाइए और वहां से मॉक टेस्ट दीजिए फ्री में। और इससे आप लोग को देने से आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से आइडिया भी मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग एससीईआरटी और एनसीईआरटी लेवल के प्रश्न डेली कर रहे हैं, और जो भी मैं वीडियो लाते हैं उसमें हमेशा 50 प्रश्न लेते हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके बारे में भी आप लोग को हम बताते रहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला यहाँ पे देख सकते हैं, जो फर्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन की राशि डैश पर निर्भर करती है। जो आपतन की राशि होती है वह किस पर निर्भर करती है? तो वह जो निर्भर करती है वह उसके अक्षांश पर निर्भर करती है। हम लोग यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है इसको सही करेंगे, उसके अक्षांश पर निर्भर करती है। ओके, आगे चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर जो प्रश्न देखिए ध्यान से कि जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध होती है, परंतु इसमें किसका अभाव देखने को मिलता है? तो इसमें जो अभाव देखने को मिला है उसमें मिलता है ह्यूमस और नाइट्रोजन। ये दोनों का जो अभाव है इस मिट्टी में देखने को मिला है। किस मिट्टी में देखने को मिला है? तो जलोढ़ मिट्टी में। किसका जो अभाव है देखने को मिला है? तो ह्यूमस का अभाव देखने को मिला है और नाइट्रोजन का अभाव देखने को मिला है। ओके, आगे देखिए, चलते हैं प्रश्न 3 पे। यहाँ पे जो तीसरा नंबर जो प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? जो मौलिक कर्तव्य है इसको संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? प्रश्न अच्छा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसको हम लोग टिक करेंगे, सही करेंगे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। किसके आधार पर? तो एक समिति है, एक स्वर्ण सी समिति है। कौन सी समिति है इसे ध्यान में रखिएगा। इसी के आधार पर जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, स्वर्ण सी समिति। स्वर्ण सी समिति के सिफारिश के ही आधार पर 1976 पर, किसमें? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं प्रश्न चौथा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चौथा नंबर जो प्रश्न है कि बांस को वर्गीकृत किया गया है, बांस को वर्गीकृत किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे घास के रूप में। बांस को वर्गीकृत किया गया है घास के रूप में, क्योंकि बांस जो है घास फैमिली पोएसी का एक सदस्य होता है। घास जो होता है ये बांस ये घास फैमिली पोएसी का सदस्य होता है, इसीलिए घास को जो बांस को जो है घास के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? या सीधा सीधी बता सकते हैं या बोल सकते हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता है इसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग पहला ऑप्शन को सही करेंगे, लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। लक्स मीटर को प्रकाश मीटर भी कहा जाता है, और इसके द्वारा जो है प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, और लक्स जो है ये किसकी इकाई होती है? लक्स की तो प्रदीपन। ध्यान में रखिएगा, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहे हैं। लक्स जो है प्रदीपन की एसआई इकाई मानी जाती है, और इसका मापन जो होता है फ्लक्स होता है या वर्ग मीटर के आधार पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 नंबर
6 नंबर जो प्रश्न है कि भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? तो भंडारण बैटरी में शीशा का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो शीशा का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न 7, ध्यान से देखिएगा। जो 7 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है कि व्यावसायिक रूप से, किस रूप से? तो व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, यूनिवैक था। कौन था पहला कंप्यूटर? यूनिवैक। और इसका अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो पहला व्यावसायिक रूप से कंप्यूटर जाना जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुआ था ये संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरुआत हुआ था, मतलब इस संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो यहाँ पे जो नर्मदा नदी दिया गया है ये सही होगा। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक के जो है पठार से निकलती है, क्योंकि नर्मदा का उद्गम जो स्थल माना गया है वह नर्मदा कुंड ही माना गया है। ठीक है, जो अमरकंटक की पहाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन को देखेंगे हम लोग सही करेंगे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न जो 9 नंबर जो प्रश्न है कि थॉमस कप जो है किससे संबंधित है? किस खेल से थॉमस कप जो है संबंधित है? तो बैडमिंटन सही करेंगे। थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन खेल से रिलेटेड है। देखिए 10 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 10 नंबर प्रश्न है कि विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा जो है विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद इसका उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर सही हो रहा है। ओके, तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि 1951 के दौरान भारत की साक्षरता 18% है। ठीक है, 1951 के दौरान भारत की साक्षरता 18% है। 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर जो है ये 65.46 है। और 2018 से 19 बजट आवंटन में शिक्षा के लिए जो जीडीपी का लगभग है ये कितना प्रतिशत है? तो 3.5% इसको सही बताया गया है। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि 1951 में भारत की जो साक्षरता दर थी वह 18.33% थी, जो 2011 में बढ़कर 74.4% हो गई, जो 2011 में बढ़कर 74.4% हो गई। और उसी समय 2011 में जनगणना हुआ था जिसमें महिला जो साक्षरता दर था वह 65.46% था और पुरुष जो साक्षरता दर था वह 82.14% था। तो इसे ध्यान में रखिएगा, अच्छा सा प्रश्न था ये। आगे देखिए प्रश्न 12 पे। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं होता है? तो हम लोग यहाँ पे चौथा ऑप्शन को सही करेंगे, मार्जिन आवश्यकता। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मार्जिन आवश्यकता। आगे देखिए प्रश्न 13। देखिए 13 नंबर अच्छा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से धन के उदाहरण है? किसके उदाहरण पूछा रहा है कि धन का उदाहरण कौन सा होगा? तो मुद्रा नोट और सिक्के, बचत खाता जमाए, सावधि जमाए, चालू खाता जमाए। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सही होगा, ABD जो दिया गया है ये सही होगा। ये वाला पहला ऑप्शन हो जाएगा, टिक करेंगे सही इसको, बी को सही करेंगे और डी को सही करेंगे, लेकिन जो सी ऑप्शन दिया गया है ये गलत हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए प्रश्न 14 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोमट मृदा के बारे में सत्य है? दोमट मृदा के बारे में सत्य है। तो नाइट्रोजन से भरपूर होता है, गन्ना उगाने के लिए आदर्श नहीं माना जाता है। दोमट जो क्षेत्र है ये भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी संरचना करते हैं। तो
तो देखेंगे तो यहाँ पे जो आंसर जो तीसरा होगा ये सही होगा। केवल सी ऑप्शन जो है ये दोमट मृदा के बारे में सत्य बता रहा है कि दोमट जो क्षेत्र है ये भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी संरचना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न पे, यहाँ पे जो 15 नंबर प्रश्न है कि वन नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। अच्छा सा प्रश्न है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बाघ परियोजना 1973, हाथी परियोजना 1992 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1984। तो वन नियम से संबंधित यहाँ पे कौन सा कथन गलत हो रहा है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है ये 1984 न होकर ये 1986 होगा। 1984 न होकर कितना होगा, 1986 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 16 जो प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी डैश के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं। मतलब अटल बिहारी जो वाजपेयी है ये 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे, 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। कब कब तक, 1996 डेट याद कीजिएगा। इसके बाद 1999 में ये प्रधानमंत्री बने थे और एक बार बने थे कह सकते हैं 2004 में, क्या तो 2004 में ये प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो 1999 में 13 दिन प्रधानमंत्री बने थे, 96 में बने थे, माफ कीजिएगा 13 दिन। 1999 की बात करेंगे तो इसमें 13 महीने बने थे। और इसके बाद बात करेंगे तो 1999 से लेकर 2004 तक तो करेंगे तो ये 5 वर्ष जो है ये प्रधानमंत्री बने थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं थे। 17 प्रश्न है कि दलहन की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलहन की खेती के बारे में पूछा है। तो देखेंगे तो कम नमी की आवश्यकता होती है, शुष्क परिस्थितियों में रह सकती है, भारत में दालों के आयात से ज्यादा निर्यात होता है। ठीक है, तो देखेंगे ना तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है ए और बी, यही सही होगा। ए और बी, माफ कीजिए ए और बी होगा, क्योंकि कम नमी की आवश्यकता होती है इस मिट्टी में दलहन की खेती के लिए और शुष्क परिस्थिति रहना चाहिए, तब जाकर यहाँ पे अच्छा खेती हो सकता है इसका। तो इसलिए यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन हो रहा है दलहन की खेती के लिए ये सही है उदाहरण। आगे देखिए दोस्तों, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग। 18 देखिए प्रश्न 18 जो प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर न्यूनतम वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा निम्नलिखित स्थानों पर होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसलमेर यहाँ पे सही करेंगे। जैसलमेर जो राजस्थान का क्षेत्र है तो यहाँ पे जो है न्यूनतम वर्षा होती है। आगे देखिए प्रश्न 19 नंबर 19 प्रश्न है कि गुज्जर एक देहाती समुदाय है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों से संबंधित है। तो गुज्जर जो हो जाएगा ये राजस्थान से संबंधित है, क्योंकि गुज्जर ज्यादातर जो है भारतीय राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब के जो मैदानी इलाका होता है वहां पे होते हैं। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में ये पाए जाने वाले मवेशी पालक समुदाय होते हैं। जो गुज्जर है इसको मवेशी पालक समुदाय के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा आबादी की बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा आबादी देखने को मिलेगा राजस्थान शहर में। कहां पे? तो राजस्थान में देखने को मिलेगा। 20 नंबर देखिए प्रश्न 20 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न करे कि एशियाड 2018 में भारत द्वारा प्राप्त कुल स्वर्ण पदक कितना है। तो भारत द्वारा जो प्राप्त कुल स्वर्ण पदक है हो जाएगा 15 हो जाएगा। 21 देखिए प्रश्न करे कि राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत संयंत्र है ये र से राजस्थान हो जाएगा। र से राजस्थान हो जाएगा। ये जो कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान है, हो जाएगा। चंबल नदी के तट पर बनाया गया। किस नदी के तट पर बनाया गया है? तो चंबल नदी के तट पर। किस नदी पर दोस्तों? तो चंबल नदी के तट पर बनाया गया। आगे देखिए प्रश्न 22 नंबर। अच्छा सा प्रश्न आपके सामने आ गया है 22 नंबर। यहाँ पे मिलान करने वाला रिलेटेड आ गया है। यहाँ पे लवण दिया गया है और खदान दिया गया है और इसको हम लोग को मिलान करना है अच्छे से कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिंक जवार। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अच्छे तरीका से अगर देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है यह सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है। पहला का चौथा होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला का चौथा हो जाएगा, जिंक के जवार हो जाएगा।
पहला का चौथा होगा, जस्ता क्या हो जाएगा? देखिए मिलान करते हैं, आप लोग को अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिएगा। जस्ता देखिए यहाँ पे जस्ता का हट्टी हो जाएगा, जस्ता का हट्टी हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर सोना की बात करेंगे तो सोना का दूसरा हो जाएगा सुक्रिंदा हो जाएगा, और क्रोमोमाइट अमझोर हो जाएगा, पायराइट ज्वार हो जाएगा। पायराइट क्या हो जाएगा? ज्वार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है ये सही होगा। आगे देखिए प्रश्न हम लोग आते हैं, थोड़ा सा ये ऑप्शन करने में टिक सही नहीं हो पाया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है। आगे देखिए प्रश्न हम लोग 23 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 23 प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं के संबंध में भारत के राज्यों का सही अनुक्रम जो है यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो पहले देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार पहले उत्तराखंड होगा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और इस जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने के उपरांत यहाँ पे सही हो रहा है। उत्तराखंड में बात करेंगे जो उस समय था तो 963 हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल में 950, मध्य प्रदेश में 931 और जम्मू कश्मीर में 881 हो जाएगा। ये सारी जो दिया गया है ये आरोही क्रम में दर्शाया गया है। आगे देखिए प्रश्न जो 24 नंबर प्रश्न है कि ऊतक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करते हैं वह कौन से ऊतक होते हैं? तो उस ऊतक का नाम हो जाएगा जाइलम ऊतक। कौन से ऊतक हो जाएंगे जो जल परिवहन में मदद करते हैं? ये जाइलम ऊतक होते हैं। जो जड़ों द्वारा अवशोषित जो है जल खनिज को लवणों को पौधे के जो विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं वह जाइलम होते हैं। 25 नंबर देखा जाए प्रश्नों को ध्यान से तो देखिए 25 प्रश्न है कि अवरक्त दृश्य और पराबैंगनी विकिरणों प्रकाश की भिन्न भिन्न विशेषताएं होती है। इन विकिरणों द्वारा प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो देखेंगे ना तो यहाँ पे जो सही सारा ऑप्शन दिया गया है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन जो दिया गया है कि पराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम होती है, ये गलत दिया गया है, दृश्य प्रकाश से ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन दिया गया है ये क्या होगा? गलत होगा, गलत पूछा भी गया है। ओके, 26 नंबर देखा जाए प्रश्न करें कि प्रातः या सायंकाल जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो यहाँ पे रक्तिम दिखाई देता है। इस दृश्य के लिए उत्तरदायी परिघटना कौन सी होती है? तो इस दृश्य के लिए जो उत्तरदायी परिघटना है वह हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। वह कौन हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को प्रश्न। 27 करें कि प्रकाश और ऑक्टिपस के बारे में असत्य कथन कौन सा है? असत्य का मतलब गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है देख लीजिए, यहाँ पे केवल दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मृग मरीचिका गर्म वायु की परतों के बीच प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन द्वारा बनती है। ये गलत हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पे पहला और तीसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, 28 देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि तरंगे डैश में विचरण नहीं करती है। ध्वनि तरंगे डैश में विचरण नहीं करती है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे कि एक निर्वात में लकड़ी का खोखला पाइप, एक निर्वात में लकड़ी का जो खोखला पाइप होता है यहाँ पे जो ध्वनि तरंगे हैं विचरण नहीं कर सकती है। आगे देखिए जो 29 नंबर प्रश्न है कि पाराध्वनि तरंगे डैश का प्रयोग करके उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो होती है दाब विद्युतीय प्रभाव, दाब विद्युतीय प्रभाव, यहाँ पे ये सही होगा, जिसकी वजह से ये जो पाराध्वनिक तरंगे हैं ये उत्पन्न हो जाती है। ओके आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। अच्छा सा प्रश्न आपके सामने आया है। 30 नंबर जो प्रश्न है कि बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया था? बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया था? सुंदर सा प्रश्न आपके सामने हो जाएगा। अल्फ्रेड पो साउथविक के द्वारा जो है बिजली की जो कुर्सी है इसका आविष्कार किया गया था 1890 ईस्वी में। कब? तो 1890 ईस्वी में। आगे देखिए प्रश्न जो 31 नंबर है कि मस्तिष्क ज्वार नामक रोग जो है ये किसके कारण होता है? तो ये मच्छर के कारण होता है। मस्तिष्क ज्वार नामक जो रोग होता है ये मच्छर के द्वारा फैलता है। 32 देखा जाए प्रश्न कि मैंग्रोव वे पेड़ होते हैं जिनमें डैश होते हैं, तो इसमें जो है श्वसन करने वाली जड़ें होती है। इसमें क्या होते हैं? तो श्वसन करने वाली जड़ें होती है। 33 देखिए प्रश्न करें कि रोडेशिया स्क्यूरस
इसका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है। रोडेसिया स्क्यूरस जो हो जाएगा ये गिलहरी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। 34 है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जहां पे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया होती है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। 35 का है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो बहुत सरल सा प्रश्न है। नाइट्रोजन की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। चौथा ऑप्शन को टिक करेंगे। 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में रॉबर्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। 36 नंबर जो प्रश्न है कि उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया था। यह किसके द्वारा कोणार्क मंदिर बनवाया गया था? तो नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया था 1225 ईस्वी में। कब? तो 1225 ईस्वी में। 37 नंबर देखिए प्रश्न कह रहे कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली जो भाषा है अधिकतर सिक्किम में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? सिक्किम में बोली जाती है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 38 नंबर है कि यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्जे का निर्माण होगा। तो यहाँ पे बढ़ता है, कर्जा का निर्माण बढ़ेगा। अगर नकदी जमा का अनुपात घटेगा तो कर्जा का निर्माण बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? घटेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 39 नंबर देखिए प्रश्न है कि विकिरण के सभी प्रकारों जैसे अल्फा बीटा गामा, 3 किरणें होती है विकिरण, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। इसका पता लगाने के लिए उसकी मापों के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? तो गीगर, यहाँ पे ऑप्शन सही करेंगे पहला गीगर काउंटर। गीगर काउंटर जो है ये उपकरण है जो गीगर मुलर ट्यूब से उत्पन्न आयनीकरण के जो प्रभावित जो विकिरण होते हैं अल्फा बीटा गामा, इसको पता लगाने के लिए इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। 40 नंबर प्रश्न है कि हेमाटाइट ये किसका अयस्क है? तो हेमाटाइट जो हो जाएगा ये आयरन का हो जाएगा। अगर बात करेंगे हेमाटाइट का सूत्र होगा Fe2O3 हो जाएगा। Fe2O3 हेमाटाइट का एक जो है इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। 41 नंबर जो प्रश्न है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश कहा जाता है? इसके जो अध्ययन है इसके अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कौन सा अध्ययन कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। 42 प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 43 देखिए कह रहे कि एडोल्फ हिटलर एक राजनेता लाखों यहूदियों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। तो ये कौन थे? तो ये जो थे ये जर्मन के रहने वाले थे। कहाँ कौन थे? तो ये जर्मन के थे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न हम लोग 44 नंबर देखिए। 44 जो प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पे डैश से विवाह किया था। वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो किसके साथ विवाह किए थे? तो ये संयुक्ता के साथ विवाह किए थे। किसके साथ? तो संयुक्ता के साथ। ये कनौज के राजा जयचंद की पुत्री थी संयुक्ता। ओके, और पृथ्वीराज चौहान की 3 पत्नियां में से एक मानी जाती थी। कौन? तो संयुक्ता मानी जाती थी। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न जो 45 है कह रहा है कि यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो यहाँ पे क्या परिवर्तित देखने को मिलेगा? त्वरण देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कन्वर्टेड त्वरण मिलेगा। 46 जो प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी? यदि वह 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करती है तो उसकी जो औसत गति हो जाएगी वह 0 हो जाएगी। उसकी औसत गति क्या हो जाएगी? तो 0 हो जाएगी। ठीक है साथियों, उसकी औसत गति क्या हो जाएगी? तो उसकी औसत गति जो हो जाएगी वह 0 हो जाएगी। तो ध्यान में आप लोग रखिएगा, यहाँ पे आप लोग को बता दिए। आगे देखिए जो प्रश्न अगला है, यहाँ पे जो प्रश्न अगला जो कह रहा है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम सदस्यों की संख्या राज्यसभा में कितनी होती है? तो 250 होना चाहिए। कितना? 250 होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 80 के द्वारा राज्यसभा के लिए निर्धारित जो सदस्यों की अधिकतम संख्या मानी गई है वह 250 मानी गई है। ओके, ध्यान में रखिएगा।
लेकिन वर्तमान में जो ये राज्यसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं वह 245 हो गए। कितने हो गए? 245 सदस्यों का प्रावधान किया गया वर्तमान में। 48 नंबर प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो सत्य का प्रतीक है। राष्ट्रीय चक्र जो है ये सत्य का प्रतीक माना जाता है। 49 नंबर प्रश्न है कि ए लाइक लेंस ऑर्डिनरी ए म्यांमार, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक बेबी हलदार हो जाएंगे। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बेबी हलदार हैं। और 50 जो प्रश्न है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। तो 50 प्रश्न किए हम लोग आज की क्लास में। कैसे लगे क्लास आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा, जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। डेली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए प्रश्नों का, ठीक है। बाय, ओके, थैंक यू। नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं? तो डेली हम लोग देखते हैं यहाँ पे बिहार शिक्षक जो टीचर एग्जाम है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डेली यहाँ पे प्रैक्टिस प्रश्नों को कर रहे हैं। एससीईआरटी और एनसीईआरटी लेवल के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। डेली 50 प्रश्न हो रही है डेली। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करने में भी जरूर मदद कीजिएगा। आपके पास जो भी ग्रुप होंगे उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 50 प्रश्न हम लोग डेली करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं एग्जाम के व्यू से, ओके। अगर आप लोग बिहार शिक्षक एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस जो क्विज करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां पे जाइए और अपने हिसाब से प्रैक्टिस प्रश्नों को कीजिए। उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर जाइए उस वेबसाइट पर और वहां से अपना प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। एक क्विज जैसा जो प्रैक्टिस सेट होता है उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, देखिए बहुत धमाकेदार प्रश्न होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को विस्तार से बताते चलेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न पहला देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो पहला दिया गया है थाईलैंड, इसको हम लोग टिक करेंगे, इसको हम लोग सही करेंगे। क्योंकि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य जो होते हैं उनका नाम हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे तो भूटान होगा, श्रीलंका हो जाएगा, भारत होगा, मालदीव होगा, नेपाल होगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया गया है थाईलैंड, ये जो है सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो इसको जो स्थापित किया गया था 1985 में, जो सार्क की स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को ढाका में स्थापित किया गया था। क्लियर हो गया? प्रश्न चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। आप लोग से निवेदन है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग का अगर आशीर्वाद रहता है तो आप लोग इस बार जरूर सफलता जो है आप लोग ले सकते हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ है और आप लोग की जो मनोकामना है जरूर इस बार पूरा हो सके। और इस चैनल को आप लोग बहुत सपोर्ट कीजिए और इसे आगे बढ़ने में जरूर मदद कीजिए। दूसरा जो प्रश्न देख सकते हैं कि अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताना है। अरब सागर में स्थित एक भारत का जो द्वीप समूह है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा लक्षद्वीप। यहाँ पे जो ऑप्शन ए देखेंगे ये सही है, क्योंकि अरब सागर में स्थित भारत के जो द्वीप समूह का नाम हो जाएगा वह है लक्षद्वीप। इसी प्रकार अगर बात करें प्रवाल, यहाँ पे जो दिया गया है प्रवाल, ये भी जो प्रवाल है एक प्रकार के द्वीप समूह का ही उदाहरण हो सकता है। तो इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहे हैं, प्रश्न डेली करा रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर ध्यान से प्रश्न देखिए करे कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो ये जो वैज्ञानिक है उनका नाम हो जाएगा नील्स बोर। वे वैज्ञानिक का क्या नाम हो जाएगा? तो उस वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा नील्स बोर। और नील्स बोर ने
ये चीज बताया है, ये चीज गणना किया है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह बिना ऊर्जा खोए घूमते रहते हैं। अगर मान लीजिए जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है तो न तो उसमें ऊर्जा की कमी होती है और न ही उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो ये जो बातें कहा गया है नील्स बोर के द्वारा कहा गया। क्लियर। आगे देखते हैं प्रश्न चौथा जो प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो यूरेनियम याद कीजिएगा, यूरेनियम जैसा होता है ना, यूरेनियम 23592, यूरेनियम 23592, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है परमाणु भट्टी में विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और नाभिकीय विखंडन है, इसकी भी क्षमता के कारण ही नाभिकीय जो आयु शास्त्र धारणा होती है इसका भी निर्माण इसके अंतर्गत किया जाता है। यूरेनियम 23592 जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि यूरेनियम के समस्थानिक की संख्या 3 होती है। यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? तो यूरेनियम के समस्थानिक 3 होते हैं। क्लियर। आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 5 नंबर पे। यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है कि सिरके, नींबू और दही में पाया जाता है, सिरका होता है, नींबू होता है और दही होता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें अम्ल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें अम्ल पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ध्यान में रखिएगा। इसका सूत्र की अगर बात करें रासायनिक सूत्र की तो CH3COOH होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो CH3COOH ये जो हो जाएगा सिरका का जो है एसिटिक अम्ल है। ठीक है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। और दही में तो पता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर। आगे देखिए प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर जो प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ये जो बातें हैं किस नेता द्वारा तुलना की गई है, मतलब इस बातें को कहा गया है। तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस बातों को कहा गया है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत, इसके बाद बात करें बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, नहर के द्वारा जो होता है पटवन, उसका ये सब के लिए किया जाता है। क्योंकि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं को आधुनिक भारत के मंदिर और तीर्थ भी इनको कहा गया है। ठीक है। ध्यान में रखिएगा आप लोग। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए अगला जो प्रश्न है 7 की एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होना चाहिए? तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए? तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होनी चाहिए। तो इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न चलते हैं हम लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर जो प्रश्न है कि भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। भारत का चावल भंडार जो है किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। या चावल का कटोरा भी आंध्र प्रदेश को भी कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के लिए भी इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है और आंध्र प्रदेश को भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न हम लोग देखते हैं 9 नंबर। 9 जो प्रश्न है कि पलायन वेग का दर क्या होता है? पलायन वेग का दर कितना होता है? तो 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो होता है पलायन वेग का जो है ये वेग दर होता है। आगे देखिए जो 10 नंबर जो प्रश्न है कि कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है तो नागार्जुन कोंडा में। चौथा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, सही करेंगे। नागार्जुन कोंडा में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है। ठीक है।
आगे देखिए प्रश्न 11, प्रश्न 11 जो प्रश्न है कि परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो, परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो सभी अनुषंगिक विकिरण का अवशोषण करता है, सभी अनुषंगिक विकिरण का अवशोषण करता है, वही परिपूर्ण कृष्ण पिंड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो पहला हो रहा है ये सही होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करते रहिएगा और अपने जो दोस्त होंगे, आपके मित्र होंगे, उनको भी पढ़ने में सहयोग कीजिएगा, उनको भी वीडियो देखने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर एक बार एग्जाम में आते रहते हैं। क्योंकि मेरे जो फेज 1 और फेज 2 की तैयारी कराए हैं उसमें बहुत सारे मित्रगण, शिक्षकगण इस बार सफलता लिए हैं, उसमें सिलेक्शन पाए हैं। तो आप लोग भी अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे शेयर करने में भी जरूर मदद कीजिए। ओके, आगे देखिए 12 प्रश्न जो है, हीराकुंड का संबंध किससे है? हीराकुंड जो बांध है ये किससे संबंधित है? तो ये महानदी से संबंधित है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो सही करेंगे, क्योंकि ये जो हीराकुंड बांध है ये कहाँ, किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में हो जाएगा? तो भारत के उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध जो है भारत के उड़ीसा राज्य में है। महानदी पर इसको बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी के तट पर इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है? भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है तो नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया है। किसको चुना गया है? तो नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया है 1977 में। इस डेट को भी ध्यान में रखिएगा, 1977 में नीलम संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है। आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर जो प्रश्न है कि गंगा नदी सफाई कार्यक्रम, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के सहयोग कौन सा देश कर रहा है? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन को सही करेंगे, जर्मनी। वह देश का नाम क्या हो जाएगा? जर्मनी। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जर्मनी कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग चौथा ऑप्शन को सही करेंगे, क्योंकि राइन की तर्ज पर गंगा नदी की जो सफाई हेतु भारत ने इस संबंध में नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए जर्मनी के साथ समझौता किया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए ये जो भारत देश है ये किसके साथ समझौता किया है? तो ये जर्मनी के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जर्मनी हो रहा है ये सही हो रहा है। 15 देखिए प्रश्न। 15 जो प्रश्न है कि गाजर तथा आम इनका विपुल स्रोत क्या है? मतलब यहाँ पे गाजर में और आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। ए ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि विटामिन ए जो होता है, विटामिन होते हैं एंटीऑक्सीडेंट का एक समूह होते हैं। ये सकारात्मक रूप से हमारी जो हड्डियां है, प्रतिरक्षा जो प्रणाली है, इसको प्रभावित करता है। और विटामिन ए जो है आप लोग को पता होगा कि ये जो है जो हम लोग का त्वचा है उसके लिए आवश्यक ये विटामिन माना जाता है। तो ये ऑप्शन सही होगा। 16 देखिए प्रश्न है कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो चौथा ऑप्शन को सही करेंगे, जियोंड होता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जियोंड है। आगे देखिए प्रश्न 17 प्रश्न है कि 400 mH में कितनी बाधाएं होती है? तो 400 mH में जो है 10 बाधाएं होती है। कितनी बाधाएं होती है? तो 10 बाधाएं होती है। आगे देखिए प्रश्न 18 है कि निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है, तो वह हो जाएगा निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने से। निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने से ये मदद जो है इसको नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दूसरा होगा ये सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर जो प्रश्न है कि जिस प्रघटना से प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया गया है वह प्रघटना क्या कहलाता है? तो वह प्रघटना जो कहलाता है ध्रुवीकरण कहलाता है। वह परिघटना कह सकते हैं, वह परिघटना ध्रुवीकरण कहलाता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर जो प्रश्न है कि क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम होता है। चौथा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे।
क्लोरोफिल में क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है। आगे देखिए प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बीसी राय पुरस्कार जो होता है यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार जो होता है यह चिकित्सा के क्षेत्र में इसको प्रदान किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। और बीसी राय जो है ये बीसी राय की जो स्मृति है, इस पुरस्कार की जो स्थापना है भारतीय चिकित्सक परिषद के द्वारा 1976 में, भारतीय चिकित्सक परिषद के द्वारा 1976 में इसकी स्थापना की गई है। आगे देखिए प्रश्न 22 नंबर दोस्तों जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। तो 22 जो देखेंगे प्रश्न की दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है, तो ये संवैधानिक माफ कीजिएगा सांविधिक निकाय है। कौन सी निकाय है, तो सांविधिक निकाय है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 23 जो प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो परमवीर चक्र हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 24 प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। जो पुलित्जर पुरस्कार होता है यह असाधारण कार्य करने के लिए किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह साहित्य और पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य और पत्रिका के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य और पत्रिका के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखिए प्रश्न 25 नंबर। यहाँ पे देखिए जो 25 प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसलिए प्रदूषक होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन जो फर्स्ट है इसको सही करेंगे। आगे देखिए प्रश्न 26 प्रश्न है कि भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो हो जाएगा ये ज्वारीय मिट्टी के मैदान। ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट होगा ये सही होगा। ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए भारत के कच्छ का जो रण है ये प्रसिद्ध माना जाता है। आगे देखिए प्रश्न दूसरा नंबर, अगला जो प्रश्न है 27 कि वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देता है। तो ये देता है किसको ऋण देता है, कृषि को देता है, लघु उद्योग को देता है, कमजोर तबके के जो लोग होते हैं उनको जो वाणिज्य बैंक होता है उनको प्राथमिकता के क्षेत्र में ऋण प्रदान करता है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। 28 देखिए प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो हो जाएगा जुलाई से जून हो जाएगा, जून जुलाई हो जाएगा। लेखा वर्ष कौन हो जाएगा, जुलाई से जून हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। तो उसकी स्थिति एफिलियन होती है। उसकी स्थिति कैसी होती है, उसकी स्थिति एफिलियन होती है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे एग्जाम में हमेशा प्रश्न आते रहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके जो भी आप लोग के पास ग्रुप होंगे उसमें आप लोग शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर जो प्रश्न है कि खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है, तो ये जो होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। किसका, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है खाना बनाने के लिए जो बायोगैस होता है। 31 देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष होगी वह हो जाएंगे मीरा कुमार। कौन होंगे, मीरा कुमार। 2009 से लेकर 14 तक लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है मीरा कुमार जी। 2009 से लेकर 2014 तक रही है। आगे देखिए प्रश्न 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलती है। तो वह हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। 33 नंबर जो प्रश्न देखिए करे कि संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है। तो योजना आयोग के बारे में, योजना आयोग के बारे में कोई भी उपबंध नहीं है। 34 देखिए प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न है कि महाबलीपुरम स्थित
एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा रथ हो जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम रथ हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न 35 प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा एसी बोला जाता है, दिश धारा को डीसी बोला जाता है। इसको बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। 36 देखिए प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न है कि बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? क्योंकि बुरादा जो होता है उष्मा का कुचालक होता है। बुरादा जो होगा उष्मा का कुचालक होगा, इसी के वजह से बर्फ जो होती है वह जल्दी से नहीं पिघलती है। आगे देखिए प्रश्न जो 37 है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? तो यह समताप मंडल में ओजोन परत होती है। किस मंडल में ओजोन परत होती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत होती है। 38 नंबर प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये जो हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित होगा? तो प्रशांत महासागर में। 39 है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन तीसरा हम लोग ठीक करेंगे, राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984 को सोवियत रॉकेट संयुक्त T-11 में ये जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। आगे देखिए प्रश्न 40 नंबर 40 प्रश्न है कि 40 जो प्रश्न है कि ड्रैगनस सीड किसने लिखी? ड्रैगनस सीड जो है किसने लिखी? तो ये जो लिखा गया है ये पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। ड्रैगन सीड जो है ये पर्ल एस बक के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ये उपन्यास है। इस कौन सी उपन्यास है? ये उपन्यास है पर्ल एस बक। ये ड्रैगनस सीड के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे जो 41 प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक परीक्षण स्कूल कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो ये जो हो जाएगा आगरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित हो जाएगा? आगरा में स्थित है। आगे देखिए प्रश्न 42 प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक हैं, ये जो है शहनाई से रिलेटेड है। 43 प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो मीनाक्षी मंदिर तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में हो जाएगा। 44 देखिए प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो कम कीमतें वाली मशीन बनाया जाता और भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति, ये दोनों जो हो जाएगा ये ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। आगे देखिए प्रश्न 45 है, एक आदर्श ईंधन वह होता है जो क्या होता है? सस्ता भी होता है, कम प्रदूषण भी फैलाता है और उच्च ऊष्मीय मतलब उसका ऊष्मा का जो मान होता है उच्च होता है। ये इसी को हम लोग कह सकते हैं ये एक आदर्श ईंधन हो जाएगा। 46 नंबर जो प्रश्न देखिए कह रहे हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो ये जो है मसूरी में स्थित है। कहाँ पे हो जाएगा? मसूरी में स्थित है और इसकी स्थापना 1959 में किया गया है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न जो 47 नंबर है कि स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लई, स्वर्गवासी मतलब मर गए हैं, श्री के शंकर पिल्लई निम्न में से किससे संबंधित है? यह अच्छा सा प्रश्न आपके सामने हो जाएगा। तो ये व्यंग चित्र से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? व्यंग चित्र से संबंधित है। 48 है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? तो प्रसिद्ध तबला वादक जो हो जाएंगे स्वप्न चौधरी। यहाँ पे जो स्वप्न कुमार दिया गया है यही सही होगा। स्वप्न चौधरी इनका नाम है, स्वप्न चौधरी। ध्यान में रखिएगा। स्वप्न चौधरी जो है एक भारतीय तबला वादक हैं। इन्होंने पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान और पंडित जसराज संहिता को शास्त्रीय संगीतों में कई बार इनको अपनी कला प्रस्तुत करके दिखाए हैं। स्वप्न चौधरी। 49 देखिए ध्यान से प्रश्न है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है और उसके अंदर जो यात्री बैठे रहते हैं वह पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं, यह न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को दर्शाता है कि यदि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना पसंद करेगी। जब तक से उस पर कोई भी बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वह उस पर कोई भी बाहरी बल मतलब न लगाया जाए, तब यह जो है न्यूटन के पहले गति नियम को प्रस्तुत करता है। ओके,
आगे ध्यान से देखिएगा, प्रश्न जो 50 है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है हमेशा आकर्षक होता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है। तो डेली हम लोग 50 प्रश्न करते हैं इस चैनल पर। कैसे लगे होंगे आज के जो प्रश्न आप लोगों के लिए लाए थे, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सकेगा आप लोग शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग एक फैमिली के हिस्से हैं, उस हमारे से जुड़िए और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करा देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।